और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, राजन कोचर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले संजीव श्रीवास्तव जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। हॉर्मुज में जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में क्या वाकई यहाँ पर और ज्यादा चीजें बिगड़ने वाली हैं? क्या हॉर्मुज जंग का मैदान बन सकता है? फिलहाल ईरान और अमेरिका के रुख को देखते हुए आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इतने लंबे समय तक का जो ब्लॉकेड है उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा किया है। ऊर्जा का एक गंभीर संकट पैदा किया है और ये साथ ही साथ ईरान की जो अपनी इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत घातक साबित हो रहा है। पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए भी ये काफी नकारात्मक साबित हुआ है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक नेचुरली बिल्ट पॉइंट है और एक इंटरनेशनल वाटरवे है, उसका इस तरीके से ब्लॉकेट, काउंटर ब्लॉकेट करके रखना वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करने जैसा है और ये सस्टेनेबल नहीं है। और इस तरीके के ब्लॉकेट को हटाने की जो प्रयास हैं वो और भी बड़े पैमाने पर मैं होते हुए देखता हूं, क्योंकि अभी आप देखिए तो ब्रिटेन ने भी अपना एक वॉरशिप तैनात किया है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में जो है अन्य राष्ट्र भी, जिसमें हमारा अपना राष्ट्र भी शामिल हो सकता है, वहां पर अपने शिप्स के सफल आवागमन के लिए और अपने शिप्स के प्रोटेक्शन के लिए हम कोई डिफेंसिव मेजर्स ले सकते हैं, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसा कि हमने रेड सी में बाब अल मंडेब और गल्फ ऑफ एडन में अपने अनेक शिप्स को भेजा था। तो भारत के लिए भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है वो बड़ी चिंता का विषय है और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। लेकिन और मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा भी, कि ये सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लंबे समय तक इसको आप बाधित नहीं रख सकते। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बेहतर हो कि दोनों जो पक्ष हैं, इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो दोनों पक्ष हैं ये इसके ऊपर एक सहमति बना लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसको डीवेपनाइज करना, डीकम्बटाइज करना और इस तरीके के जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर वहां पर है जो कि प्री 28 फरवरी के समय तक जो था स्थिति, उसको फिर से बहाल किया जाए, ये सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन उस प्रक्रिया में अभी मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि उसमें कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जा रही है और इसी तरीके का अगर स्टेलमेट अगर रहा तो वहां पर युद्ध भी कोई छिड़ सकता है। वहां पर आप ऑलरेडी हमले और अटैक, काउंटर अटैक अभी आपने देखा किस तरीके के हुए और ये बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। और यदि ब्रिटेन ने भी अपना वॉरशिप भेजा है और ब्रिटेन भी अगर अपने शिप्स को वहां पर मूव कराता है और वो हमले की जद में आता है तो ब्रिटेन उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है और ऐसे में ये सिचुएशन और अधिक ज्यादा खराब हो सकती है और ये जो पूरी सिचुएशन है एग्रेवेट कर सकती है और इस तरह की सिचुएशन में ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और भी गहरे तरीके से खतरे में आ जाएगा। तो बेहतर यह है कि बुद्धिमत्ता के साथ वार्निंग साइट्स काम लें और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कम से कम नॉर्मलाइजेशन करें। ये सभी के लिए आवश्यक है, ईरान के लिए खुद आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत अहम है कि थोड़ा दिमाग से चलना चाहिए, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर, तभी देखिए हालात बेहतर हो सकेंगे। नहीं तो न सिर्फ ईरान और अमेरिका, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में तेल ट्रांसपोर्ट होता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजन कोचर जी, यहाँ पर अमेरिका क्या इजराइल के दबाव की वजह से किसी बात को पुख्ता तौर पर ईरान की नहीं मान रहा है? क्या इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं? क्योंकि काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि हालात जस की तस यहाँ पर हुए हैं और कई बार ईरान कोई फैसला लेता है, हो सकता है इजराइल उससे अग्री ना करता हो, इस वजह से शर्तों को नहीं माना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी, धन्यवाद आपने इसको मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखिए, बहुत लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल की वजह से कूदा है। कोई भी देश जो होता है ना वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ पहले अपना देखता है। वो ठीक है, इजराइल उसका एलाय है और वो सोच जो उनकी कॉमन है, बट यहाँ पे अमेरिका का भी इंटरेस्ट है आने के लिए और ये खाली अपना इजराइल के लिए नहीं आया। यहाँ पे बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका यहाँ घुसा है। हम जब इसको ऑयल की बात करते हैं और जब हम एक न्यूक्लियर की बात करते हैं, वो एक ऑफिशियल एक रीजन होता है कि अपने इसको लोगों को बताने के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी को बताने के लिए हम इस वजह से कूदे। बट प्राइमरीली अमेरिका का
जो कंसर्न है कि उसका जो पेट्रो डॉलर का गिरावट, बिकॉज यहाँ पे युआन में इसको एक्सचेंज हो रहा था, और इसको चाइना की तकरीबन जो इसको ईरान की जो ऑयल है 90% ऑयल चाइना अपना ले रहा था, तो इसको ईरान की इकोनॉमी टोटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो इसको रोकना था अमेरिका ने। और जो एक चक्रव्यूह बनाना था इसको ईरान के इसको इर्द गिर्द के, वो इतना मजबूर हो जाए कि जो भी अमेरिका चाहता है, जिस टाइप के एग्रीमेंट चाहता है ईरान, उस पर अपनी मंजूरी दे। अब यहाँ पे इजराइल का अगर हम जिक्र करें तो अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आपने अभी देखी होगी कि लेबनान में लड़ाई जारी है। कल की भी न्यूज है कि एक शहर है टायर, उसको वहां पे हमला हुआ है, वो काफी डीप है, लेबनान के अंदर है, और यूनिफिल का हेडक्वार्टर्स भी है वहां पे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आईडीएफ के जो अटैक्स हैं वो लेबनान में बढ़ते जा रहे हैं, और ईरान की तरफ से आज की डेट में लेबनान का जिक्र नहीं हो रहा है। बिकॉज एक टाइम पे आपको याद होगा जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, उस टाइम पे ईरान ने प्री कंडीशन रखी थी कि अगर ये सीज फायर होगा तो ये लेबनान में भी होगा और इसको यहाँ भी होगा, ईरान की तरफ भी होगा। और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एनफोर्स भी किया था, नेतन्याहू से बात करके एक 10 दिन का पीरियड लिया गया था जहां पे एक सीज फायर के लिए नेतन्याहू इसको एग्री कर गए थे। पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं ये मैं इसको क्लासिकल सीज फायर नहीं बोलता हूँ। इसका रीजन है मेरा, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक आर्म्ड सीज फायर है जो ग्रे जोन के दायरे में खेला जा रहा है। बिकॉज एक थ्रेशोल्ड एस्केलेशन का वो लोग क्रॉस नहीं करें। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी मेजर अटैक ना तो अमेरिका की तरफ से हुआ है ना तो ईरान की तरफ से हुआ है, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल जिसको हम बोलते हैं उसको पार नहीं किया जा रहा। बिलो द थ्रेशोल्ड आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आज की डेट पे जो भी बात होगी, अगर हम इसको नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद की तरफ अगर जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जो बातचीत अगर होती है तो उसमें इजराइल का भी पक्ष होगा उस बातचीत में। बिकॉज एक जो इसकी डेलीगेशन है उसमें एक एडिशनल मेंबर इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो एक इजरायली थिंक टैंक का हिस्सा था, तो वो एक इजराइल का व्यू पॉइंट भी लेके आएगा सामने। तो इसको मुझे लगता है कि अभी जो 3 पैरेलल यहाँ पे चल रहे हैं लड़ाई के, एक तो मिलिट्री कॉन्टेस्ट आपका गल्फ में चल रहा है कि शिप्स को रोका जा रहा है, ईरान की तरफ आ रही है जा रही है, उनको रोका जा रहा है। दूसरा इसको ईरान भी इसको यूएई में सेलेक्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, और दूसरा इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट हो रहा है। एक तो मिलिट्री हो गया, एक आपका इकोनॉमिक हो गया। और ये जो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है, जो मुझे जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको जो ईरान अपना सरवाइव कर लेगा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स समझता है कि ईरान शायद इसको सरवाइव नहीं करे, बट आई थिंक ईरान के पास उतना दम है कि वो सरवाइव कर लेगा। और तीसरा है साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट। तो अभी उसमें कतार का भी एक रोल नजर आ रहा है मुझे, ओमान का भी रोल नजर आ रहा है, और पाकिस्तान का भी। ये 3 कंट्रीज हैं जो मुझे लगता है कि बातचीत में कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएंगी जो आने वाले वक्त में जो बातचीत होगी। और उसके लास्ट पॉइंट मेरा ये है, इस बातचीत के 4 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। दूसरा उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा ये जो ब्लॉकेड है, इसको अमेरिका का जो ब्लॉकेड है इसको दूर किया जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर हमला ना किया जाए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा जो आई थिंक ईरान अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखता है कि
जो भी सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर और जो उनके अकाउंट्स को बिल्कुल, और देखिए ये मांग लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही है और शर्तों में भी ये चीज है, जो तमाम बातें आपने यहाँ पर कही हैं संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि बातचीत की टेबल पर आना। आप शुरुआत तो करें बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अमेरिका पर भरोसा करें तब चीजें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ईरान ने भरोसा किया था लेकिन उस तरीके से चीजें नहीं आगे बढ़ी और सीज फायर भी हमें देखने को मिला। सबसे जरूरी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर आ जाती है और खासतौर से अमेरिका की साइड से। जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, आवाज आ रही है, कहिए। हाँ, देखिए, तो मैं कोचर साहब की बात मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया, आवाज डिस्टर्ब आ रही थी। देखिए, मैं कहूँ कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में इस समय इसको सिर्फ विश्वास का संकट नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अविश्वास की गहराई एक दोनों देशों के बीच में है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा डीप है, और इस ट्रस्ट डेफिसिट को भरने में और एक नया स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लग सकता है। ये जो बातचीत की प्रक्रिया जो चल रही है, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस दिखाई देता है। और अभी भी आप देखिए तो जो प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कह रहा है कि भी 30 दिनों तक हम आपको समय देंगे, 30 दिनों के अंदर जो है और अधिक इसको बारे में बातचीत होगी। यहाँ उधर पाकिस्तान में अलग एफर्ट्स चल रहे हैं। अब्बास अराक्ची कभी रशिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कभी ओमान जाते हैं। तो ये जो पूरी कवायद है वो की तो जरूर जा रही है, बातचीत की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और ईरान के इस्लामिक रिजीम के अंदर भी एक लीडरशिप क्राइसिस वहां पर दिखाई देती है। कई बार ईरान की तरफ से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, फिर उसका खंडन भी आ जाता है, और वर्तमान समय में तो ये जो रिजीम है वो IRGC लेड ज्यादा दिखाई देती है। मुस्तफा खamenei किस स्थिति में है, वो क्या उनका रोल है, इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है। वो एक सांकेतिक तौर पे तो जरूर कहा गया है कि एक सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन वो आज तक कभी भी दुनिया के सामने नहीं आए, और उनके हेल्थ को लेकर के अनेक तरीके की आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं कि क्या वो सही सलामत हैं या कैसी स्थिति में है, कोई नहीं जानता। तो ये जो अभी जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम की तरफ से जो अप्रोच दिखाया जा रहा है वो भी बहुत एडामेंट है। अमेरिका भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक दोनों पक्ष एक विन विन फार्मूले की तलाश के अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे और एक अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं उसे थोड़ा क्लाइम डाउन नहीं करेंगे, तब तक कोई मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत सफल होने वाली है। और ये जो प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस दिखाई देता है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है कोई डील मेकिंग। लेकिन तो फिर से इस बात को कहूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना और वहां पर नॉर्मलाइजेशन करना, ये दोनों ही पक्षों के लिए बहुत आवश्यक है, पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से ईरान के इस्लामिक समझना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट करके रखने से ईरान की इकोनॉमी और अधिक ज्यादा रसातल में जाएगी और पूरा विश्व इससे प्रभावित है। हमारा अपना देश कितना प्रभावित है आप देखिए। तो अभी तो हमने तरीके से अपने आप को मैनेज कर रखा है, लेकिन अगर ये ऐसे ही बना रहा तो ये पूरा विश्व के लिए बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल, और इसी वजह से लंबे वक्त तक नहीं मैनेज किया जा सकता। ये बहुत अहम बात कही आपने, और बहुत जरूरी है इस चीज का हल निकलना, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा उतने ज्यादा हालात और खराब होते जाएंगे। राजन कोचर जी, यहाँ पर अभी संजीव जी ने ये बात करी कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी बात पर टिके हुए हैं और किसी को भी झुकाना फिलहाल नामुमकिन सा यहाँ लगता है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, जैसे कि आपने पहले भी कहा था, कि जो दूसरे मुल्क हैं उनका इन्वॉल्वमेंट अगर रहे, तो जैसे कतर या फिर पाकिस्तान की भी आपने बात करी, तो क्या इन मुल्कों के जरिए कुछ हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो सके? देखिए, एक चीज साफ है कि ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं होने वाली है, बिकॉज ना तो अमेरिका यहाँ पे एक परमानेंट ब्लॉकेट कर सकता है, बिकॉज परमानेंट ब्लॉकेट के लिए उसको तकरीबन 20 से 25 शिप्स यहाँ पे चाहिए होंगी, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, और इतना उसको मैन पावर यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और वो भी सी में। देखिए, सी में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज शिप्स को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ग्राउंड ऑफेंसिव मैं मान सकता हूँ कि आप सालों तक अपना चला सकते हैं, बट एक सी ब्लॉकेड करना और इतने लंबे अरसे के लिए करना एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि
जरूर एक बातचीत का सहारा अपना लिया जाएगा। और ये जो मुल्क है, पाकिस्तान का तो कोई इतना ज्यादा रोल मैं देखता नहीं हूँ, बिकॉज पाकिस्तान कोई एक मेजर स्टेक होल्डर नहीं है यहाँ पे। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है ओमान और कतार, और वो बहुत अहमियत रखते हैं, बिकॉज एक टाइम पे इसका ईरान का ट्रस्ट भी था इनके ऊपर, और अभी भी ओमान के साथ इसको ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे कि जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ था, तो उसमें ओमान और ईरान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों इसको मैनेज करेंगे और इसको शेयर करेंगे, जो भी रेवेन्यू आएगा इसकी, जो शिप्स को जो भी टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके की अगर बातें सामने आती हैं तो एक आपको इंडिकेशन मिलता है कि ओमान और इसको ईरान और इसमें कतार भी शामिल है, ये इसको ईरान से एक अच्छे रिलेशन रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दो देश को इस बातचीत में आना पड़ेगा। देखिए, आज ये डिस्टेंस है, बातचीत से दूर है, बट आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है इनको आना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान अकेला इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इज बेसिकली ना एक आपका न्यूट्रल, आपका वेन्यू, एक आपका मीडिएटर काइंड ऑफ अ पर्सन के भाई एक मैसेज यहाँ से दे रहा है, दूसरा मैसेज वहां से ले रहा है। वो उस टाइप के रोल के उसको आगे में पाकिस्तान का रोल एक्चुअली देखता नहीं हूँ, और इसीलिए इसको मुझे बहुत इसमें उम्मीद है कि जो ये बातचीत होगी उसमें ये देश शामिल होंगे। इसमें रशिया का भी मैं इसको मेंशन एक्चुअली करना चाहूंगा, बिकॉज रशिया भी एक अहम प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर लगा सकता है और लगा भी रहा है। और जिस तरीके से लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है पुतिन और ट्रंप के बीच में, आप जानते हैं कि पुतिन के फर्स्ट टेन्योर में भी, ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में भी पुतिन के साथ ट्रंप के अच्छे रिलेशंस थे। तो ये मैं मानता हूं कि इनकी जो बातचीत चल रही है, और यूक्रेन का मसला भी आएगा इस बातचीत में, तो मुझे लगता है कि कोई प्रकार का गिव एंड टेक होगा यहाँ पे, बिकॉज रशिया भी चाहता है कि यूक्रेन की बातचीत शुरू हो। तो जेलेंस्की को भी शायद प्रेशर आएगा यूएस का, बिकॉज ऑलरेडी अगर आपने देख लिया है कि यूएस असिस्टेंस टू यूक्रेन वो बहुत कम हो चुका है। इसको जिस लेवल पे था वो पहले, अभी उस लेवल पे नहीं है। जेलेंस्की भी समझ गया कि आने वाले वक्त में भी उसको और मुश्किलें उसको आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक परमानेंट एक सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कुछ महीने लगे इस चीज को, कुछ वक्त बाद चीजें बदले, लेकिन बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने कहा, कि जो दूसरे अहम मुल्क हैं जिनकी बात मानी जा सकती है वो बढ़कर आगे आए और स्ट्रांगली इस बात को रखें ईरान और अमेरिका के सामने, तभी इस मसले का कुछ हल निकल सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।